इंडिया में जो रॉक पाई जाती हैं या माउंटेन पाए जाते हैं, उन्हें टाइम पीरियड के हिसाब से जियोलॉजिकल स्केल में एक टाइम पीरियड दिया गया है, जिसे हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन वाले पीरियड में। तो ऐसे इंडिया में भी कुछ रॉक स्ट्रक्चर हैं जो धीरे धीरे डेवलप हुए, जिनमें से सबसे पहले जो रॉक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ उसे हम कहते हैं आर्कियन। ये इंडिया में सबसे ओल्ड रॉक के स्ट्रक्चर है और इस आर्कियन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो इंडिया में सबसे पहले हुआ है। और इसकी खास बात आर्कियन है तो इसका मतलब सबसे पहली रॉक जो हमारे अर्थ पे आई इग्नियस रॉक, उसी से डेवलप हुई होगी। इग्नियस रॉक में हमने कुछ एग्जाम्पल भी जाने, जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक सबसे बढ़िया है, बसाल्ट। ऐसी सारी रॉक जो इंडिया में पहले मिली, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से डेवलप हुई और इंडिया में लोकल यूज रॉक को नाम दिया जाता है आर्कियन। और ये वाली रॉक कहाँ पे मिलेंगी? जो भी इंडिया में ओल्ड रॉक है उनके पास ये स्ट्रक्चर मिलेगा। और इनकी खास बात, पहले तो ये ओल्ड रॉक स्ट्रक्चर है। सबसे पहला इंडिया में जो रॉक है वो आर्कियन के नाम से जाना जाता है। ओल्ड रॉक स्ट्रक्चर है और साथ में ही कई बहुत सारी रॉक इनमें से मेटामॉर्फिक में भी चेंज हो चुकी हैं। मेटामॉर्फिक हमने देखा भी था कि जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से रॉक चेंज हो जाती है दूसरी रॉक में, या तो इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, तो उसी को मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं और ये स्टैटिक पोजीशन पे होती है, ट्रांसफर नहीं होता इसमें किसी भी सेडिमेंट का। और इसमें इंडिया में एग्जांपल अरावली हिल। अरावली हिल इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। साथ में साउथ में नीलगिरी। अब ये वाले रॉक स्ट्रक्चर जो आर्कियन वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल है वो बर्न हो गए होंगे, क्योंकि इग्नियस का मतलब ही होता है हीट या एनर्जी, और हीट और एनर्जी जब ज्यादा लगी होगी तो कहीं ना कहीं ये बर्न हो जाते हैं। तो इसलिए ज्यादातर जो आर्कियन से बनी हुई स्ट्रक्चर है उनमें आपको ऑयल, कोल, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया में आर्कियन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फिजिकल और केमिकल चेंज आया, तो उसके बाद एक सेडिमेंट्री रॉक बनी जिसे हम कहते हैं धारवाड़। धारवाड़ ये इंडिया में सेकंड रॉक स्ट्रक्चर बना जो आर्कियन में ही कहीं ना कहीं फिजिकल और केमिकल चेंज होने की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स, जिसमें रिवर है, विंड है, लैंडस्लाइड है, इनकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जब ये पार्ट गए तो उससे धारवाड़ बढ़ा। और इसका जो डेवलपमेंट है, प्लेटू ऑफ कर्नाटक में एक प्लेस है धारवाड़, उसके पास ज्यादा होने की वजह से इसे हम धारवाड़ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और ये इंडिया की सबसे ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक है। सबसे ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक इंडिया की अगर कोई है तो वो है धारवाड़। और इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है? प्लेटू ऑफ कर्नाटका, जहां पे हमें बेंगलोर का प्लेटू दिखेगा। उसके बाद अरावली पर्वत जो हमने देखा, अरावली माउंटेन, उसमें भी धारवाड़ स्ट्रक्चर दिखता है, क्योंकि अरावली जो माउंटेन है ये सबसे ओल्ड माउंटेन में से है इंडिया के। साथ में छोटा नागपुर प्लेटू, इस एरिया में भी इस रॉक का डेवलपमेंट दिखता है। और फिर धारवाड़ और आर्कियन में और भी बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंज होने की वजह से अगली जो सेडिमेंट्री रॉक, ये वाली सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, इग्नियस रॉक है। ये वाली पहली इंडिया की सेडिमेंट्री रॉक है जिसका पूरा डेवलपमेंट
आर्कियन वाले स्ट्रक्चर से बना है। और उसके बाद दूसरी वाली जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, यह है कुडप्पा। और इसका जो डेवलपमेंट है ज्यादातर है आंध्र प्रदेश, जहां तेलंगाना प्लेटू इस वाले एरिया में हुआ है। और इस वाले में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है आर्कियन पहला वाला है प्लस धारवाड़, इन दोनों में चेंज होने की वजह से कुडप्पा का डेवलपमेंट हुआ। और कुडप्पा की एग्जाम्पल लाइम स्टोन यहाँ पे मिलता है, लाइम स्टोन जिसे हम कहते हैं चूना, एक तरीके से यहाँ पे मिलता है। रेड मार्बल जिसे हमारे यहाँ होता है, वो इसका एक एग्जाम्पल होता है। और आंध्र प्रदेश इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जहां पर इस स्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है। और सबसे लास्ट में कुडप्पा के बाद जो न्यू इंडिया की सेडिमेंट्री रॉक है, उसे हम कहते हैं विंध्यन। और विंध्यन माउंटेन के बीच सबसे ज्यादा होने की वजह से इसे विंध्यन रॉक कहा जाता है। और इसकी खास बात, इसमें हमें फॉसिल फ्यूल मिलते हैं। फॉसिल फ्यूल इंडिया की एक ही रॉक में है जिसका नाम है विंध्यन। और यहाँ पर हमें लाइमस्टोन, साथ में रेड स्टोन ये भी मिलता है। लाइमस्टोन, रेड स्टोन, ये दोनों चीजें हमें मिलती हैं। और ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, बट सबसे न्यू। तो इंडिया में सिर्फ आर्कियन को छोड़ के ये तीनों वाली जो रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। बस डिफरेंस ये है कि किस सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल फ्यूल है। सेडिमेंट्री रॉक जिसमें फॉसिल फ्यूल है वो है विंध्यन। और ऐसे ही हम लोग जितने भी इंडियन पेनिनसुला के पार्ट में रॉक स्ट्रक्चर है, उनको इसी बेस पे फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये आर्कियन है, सबसे पुराना है नहीं, धारवाड़ स्ट्रक्चर कितना है उसमें, कुडप्पा वाला स्ट्रक्चर कितना है, या विंध्यन। कई बार आपसे पूछ भी ले जाता है कि भाई आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा या विंध्यन, इनमें से कौन सा रॉक स्ट्रक्चर इंडिया में सबसे पहले डेवलप हुआ। तो आपको याद रहना चाहिए आर्कियन इंडिया में सबसे पहले डेवलप हुआ, उसके बाद इंडिया में आर्कियन से धारवाड़, धारवाड़ से कुडप्पा, कुडप्पा से विंध्यन। तो ऐसे हमारे इंडियन पेनिनसुला में जो रॉक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग ही हम इंडिया के रॉक स्ट्रक्चर को जानते हैं। अब हम चलते हैं सेंट्रल हाईलैंड पर। और सेंट्रल हाईलैंड में सबसे पहले जो हमें माउंटेन दिखता है वो है अरावली। आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में आपको अरावली माउंटेन दिख जाएगा। और अरावली माउंटेन इंडिया के सबसे ओल्ड फोल्डेड माउंटेन में से एक है। और धीरे धीरे वहां पर डेवलपमेंट होने की वजह से, कुछ नेचुरल रीजन की वजह से अरावली रेंज को थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। अरावली रेंज गुजरात से लेकर हमारे दिल्ली तक, यहाँ तक फैला हुआ है। अरावली रेंज की एक पीक पर, जिसे हम कहते हैं रायसीना हिल, उस पर ही हमने अपने प्रेसिडेंट जो है उनका जो घर है वो बना रखा है। हमारा प्रेसिडेंट हाउस अंग्रेजों ने जब 1911 में 1911 में कोलकाता से न्यू दिल्ली जब कैपिटल को ट्रांसफर किया, तो उसके बाद उन्होंने रायसीना हिल में जो अरावली की एक पीक थी, वहां पर प्रेसिडेंट हाउस का डेवलपमेंट किया। तो दिल्ली तक भी हमें अरावली रेंज दिखाई देती है। और गुरुग्राम, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सारे एरिया में आपको अरावली हिल दिखेगी। सेंट्रल हाईलैंड का सबसे पहला पार्ट जिसे हम देखेंगे अरावली हिल। और अरावली इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेंट्रल हाईलैंड आप मैप में भी देखते चलना और थोड़ा लिखते भी चलना। सेंट्रल हाईलैंड और
इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे। इसमें से एक है अरावली, दूसरा हम एमपी और राजस्थान के पास प्लेटू ऑफ मेवाड़, उसके बाद हमें प्लेटू ऑफ मालवा, ये दिखाई देता है। फिर उसके बाद यूपी और एमपी के बॉर्डर पर प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड, ये दिखाई देता है। ये भी सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। और सबसे लास्ट में विंध्यन माउंटेन। कई बार बस सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन और प्लेटू केम इन सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया। तो आपको ये सारे याद रखना। चार आते हैं, पांच। पहले अरावली रेंज, उसके बाद प्लेटू ऑफ मेवाड़, प्लेटू ऑफ मालवा, बुंदेलखंड और विंध्यन माउंटेन। ये सब इंडिया के सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। और इनका डेवलपमेंट देखेंगे तो स्ट्रक्चर मैनर में हमें दिखाई देता है। ऐसे पूरा गुजरात से आपको दिल्ली तक ये पूरा अरावली दिखेगा, ऐसे बिल्कुल फैला हुआ है साउथ से नॉर्थ साइड तक। और इस अरावली रेंज में इधर वाला जो पार्ट है राजस्थान बांगर, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है। और अरावली हिल एक तरफ राजस्थान बांगर को जो डेजर्ट वाला एरिया है, दूसरी तरफ हमारे इंडिया के थोड़े मॉइस्चर वाले एरिया को, जहां पर प्लेन एरिया गंगा यमुना का एरिया पड़ता है, उससे डिवाइड भी करता है। तो ये डिवीजन की तरह भी काम करता है कि भाई वेस्ट इंडिया और साथ में इधर वाले इंडिया जहां पर प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, उसके बीच वाटर डिवाइडर की तरह हमारा अरावली हिल काम करता है। तो वेस्टर्न इंडिया के बीच वाटर डिवाइडर है। साथ में हमने देखा कि भाई कहां से फैला हुआ है, साउथ में गुजरात, और गुजरात की एक इंपॉर्टेंट शहर अहमदाबाद, वहां से स्टार्ट होता है। और वहां से चलकर गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद थोड़ा बहुत हरियाणा, हरियाणा और दिल्ली वाले पार्ट, यहां तक ये जाता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर भी हमें दिखती है जिसका नाम है लूनी। लूनी वेस्टर्न पार्ट में या वेस्टर्न डेजर्ट में एक इंपॉर्टेंट रिवर है, और जिसे डेजर्ट की लाइफलाइन कहा जाता है। इसके बिल्कुल वेस्ट में हमें अपना थार डेजर्ट भी दिखेगा। तो एक तरीके से ये डेजर्ट से भी नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया को अलग करता है। और यहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है लूनी। और इस लूनी रिवर की खास बात कि ये कोस्ट के पास बेस्ड नहीं बनाती, इसके पास इतना वाटर ही नहीं होता है कोस्ट तक जा पाए। इसलिए गुजरात में रन ऑफ कच्छ, उसी में अपना डेल्टा बनाती है, या हम कह सकते हैं इंटर लैंड डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है जब कोई रिवर आए और वो अपने साथ जो सेडिमेंट लेके आती है उनको डिपॉजिट कर दे।
अगर वो डिपोजिशन कोस्ट के पास हुआ है तो कोस्टल डेल्टा बोला जाता है, लेकिन अगर लैंड पे हो गया तो लैंड डेल्टा बोला जाता है। वैसे ज्यादातर रिवर कोस्ट के पास ही डेल्टा बनाती है, लेकिन कुछ रिवर जिनके पास ज्यादा वाटर नहीं होता वो अपने सारी चीजों को एक ही एरिया में डिपॉजिट कर देते हैं, तो इसलिए ये यहां से कर, तो एक रिवर यहां से निकलती है लूनी, दूसरी रिवर यहां से निकलती है बनास, और बनास रिवर निकलते हुए एमपी की तरफ जाती है, और यहाँ पर एक फेमस रिवर है जिसे चंबल, चंबल वैली के बारे में बहुत सुना होगा आपने, जहाँ पे बहुत फेमस डाकू रहा करते थे, तो उस चंबल रिवर से ही मिल जाती है, और जहाँ पर एक बहुत फेमस क्रोकोडाइल घड़ियाल वो भी पाए जाते हैं चंबल रिवर में। और अभी आपने देखा होगा दिल्ली में जो फ्लड आई यमुना रिवर में, तो चंबल रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और उसमें क्रोकोडाइल पाए जाते हैं घड़ियाल, तो दिल्ली वाले फ्लड में भी हमें बहुत सारे घड़ियाल दिखे, क्यों? क्योंकि चंबल रिवर से वो आ गए, इसलिए ये वाला है। और इसकी जो पीक है वो है माउंट आबू, और उसमें एक फेमस है गुरु शिखर, गुरु शिखर, वो भी अरावली रेंज में है। माउंट आबू की पीक गुरु शिखर, और साथ में ही इसे एक तरीके से जाना जाता है कि इंडिया में क्लाइमेट चेंज को भी डिवाइड करता है, वेस्टर्न इंडिया के क्लाइमेट चेंज को, कि डेजर्ट में बहुत ज्यादा हीट होती है, रात में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन में ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस, इसलिए इंडिया में क्लाइमेट को भी डिवाइड करने का एक इम्पोर्टेंट पिलर अरावली करता है। और इसके नीचे वाले स्ट्रक्चर में जैसे हमने देखा आर्कियन स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब इग्नियस रॉक, कभी वोल्केनिक एक्टिविटी से इसका डेवलपमेंट हुआ। साथ में यहाँ पे धारवाड़ भी पाया जाता है, इसका मतलब इस वाले एरिया में हमें सेडिमेंट्री रॉक, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक कौन सी? पुरानी वाली, इस वजह से। और साथ में बोला जाता है कि कई बार यहाँ पर और ज्यादा टाइम मिलने की वजह से कुडप्पा, इनका भी डेवलपमेंट हुआ, थर्ड जो रॉक है हमारी वो भी डेवलप हुई। तो यहाँ पे आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, ये तीनों जो इंडिया के रॉक स्ट्रक्चर है वो पाए जाते हैं, इसलिए ये मिनरल्स रिसोर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का ऐसा माउंटेन जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, और हमें एंशिएंट टाइम में भी एग्जाम्पल मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अरावली रेंज के पास ही कॉपर लेने आया करते थे। यहाँ पे एक माइनिंग थी, जहाँ क्षेत्रीय माइनिंग, उस माइनिंग से वो लोग कॉपर ले रहे हैं, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए कॉपर के लिए। साथ में माइका, जो हम लोग कई बार इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज करते हैं, साथ में यहाँ पे लेड, सीसा, ये भी हमें मिलता है, साथ में यहाँ पे जस्ता, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। और सैंडस्टोन, आपने सुना होगा राजस्थान में बहुत सारी हवेलियां बनती हैं, इवन हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग, वो सब सैंडस्टोन से बने हैं। जैसे रेड फोर्ट, वो रेड सैंडस्टोन से बना है, तो उसका भी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अरावली हिल से ही स्टोन को तोड़कर, पत्थरों को तोड़कर बनाया गया। और राजस्थान में तो हवेलियां बहुत फेमस है, उनको भी कहीं ना कहीं अरावली रेंज से ही बनाया जाता है। और एंशिएंट टाइम में, मिडिवल टाइम में और आज के टाइम में भी अरावली रेंज का काफी यूज किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के। तो रेड मार्बल या रेड स्टोन जो हमें मिलता है वो भी यहाँ से मिलता है। तो इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पिलर है, यहाँ पे कॉपर, माइकल, लेड, जिंक, ये सारी चीजें भी इंडिया में मिलती। जस्ता, कई बार आपसे पूछ भी लिया जाएगा कि कौन कौन सा, कई बार मिनरल्स के बारे में पूछा जाता है, तो हम
माउंटेन के साथ साथ उसमें जो स्ट्रक्चर होगा उससे जान सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑयल नहीं मिलेगा, उसका रीजन सेडिमेंट्री रॉक होनी चाहिए और साथ में उसमें फॉसिल फ्यूल होना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा था कि सेडिमेंट्री और फॉसिल फ्यूल तो सबसे लास्ट वाले में होते हैं, जो यहाँ पे डेवलप ही नहीं हुई। इस वजह से इस वाले में हमें दिखता ही नहीं ऑयल, और कोल भी नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पर वैसे रिसोर्स हमें जरूर दिख जाते हैं। इसमें कॉपर है, माइका है, लेड है, सैंडस्टोन, जिंक है, ये सारी चीजें हमें मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला जो फॉसिल फ्यूल वाली जो हमारा स्ट्रक्चर था, विंध्यन वाला नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे ऑयल या कोल नहीं मिलती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें अरावली रेंज के बारे में दिखाई देती हैं। और अरावली रेंज इंडिया के लिए इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। वे डेजर्ट वाला जो पार्ट है वो भी इसका पार्ट हो जाता है, और साथ में और भी सारी चीजें डेवलप होती है। तो आप राजस्थान के मैप में जब जाओगे तो वहां पर आपको अरावली रेंज दिखेगा इस वाले पार्ट में। ये वाला पूरा स्ट्रक्चर गुजरात के अहमदाबाद से लेकर यहाँ तक, ये इधर से लूनी रिवर, इधर वाले पार्ट से नीचे वाली पार्ट बनास रिवर, और इधर जाके चंबल से मिल जाती है। ये चंबल जो एमपी से आती है, और बनास रिवर चंबल की एक फेमस रिवर, और लूनी रिवर यहाँ से जाके ये रन ऑफ कच्छ है गुजरात में। गुजरात का जो ऊपर वाला पार्ट है नॉर्थ वाला, उसे ही रन ऑफ कच्छ कहते हैं। और वहां पे दलदल भूमि वेटलैंड टाइप की होती है, तो वहां पर ये एक तरीके से खत्म हो। ये वाला जो पार्ट है ये इंडिया का थार डेजर्ट, और इसी को हम कहते हैं, यहाँ पर जो थोड़ा बहुत प्लेन मिलता है लूनी रिवर की वजह से, उसी को कहते हैं राजस्थान बांगर। बांगर में क्या है, पुराना एलुवियल सॉइल है। पहले माना जाता था कि सरस्वती रिवर जो थी वो राजस्थान से होते हुए जाती थी, लेकिन अब सरस्वती रिवर सूख चुकी है। वरना पहले 3 रिवर हुआ करती थी नॉर्दर्न इंडिया में, एक गंगा, एक यमुना, एक सरस्वती। सरस्वती के बारे में बोला जाता है वो राजस्थान से होते हुए जाती थी। इस वजह से यहाँ पर थोड़े बहुत एलुवियल सॉइल, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, उसका डेवलपमेंट हुआ, और उस ओल्ड एलुवियल सॉइल को ही हम बांगर के नाम से जाते हैं। हमारे यहाँ 2 एलुवियल सॉइल मिलती है, एक बांगर, एक खादर। खादर न्यू एलुवियल सॉइल है, इसका डेवलपमेंट बाद में हुआ, जो हमें ईस्टर्न यूपी, बिहार और बंगाल साइड दिखाई देता है। बांगर आपको वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इस वाले जोन में आपको दिखाई देता है। तो ऐसे हमारे अलग अलग। और गुरु शिखर पर ही एक जैन टेम्पल भी काफी ज्यादा फेमस है, वो जैन टेम्पल बना हुआ है गुरु शिखर की चोटी। तो ये भी याद रखना कि गुरु शिखर पर एक जैन टेम्पल राजस्थान में बना हुआ है, वो काफी ज्यादा फेमस है, एक टूरिज्म हॉटस्पॉट भी है, और बहुत सारे जैन रिलीजन से रिलेटेड लोग वहां पर अपने धर्म को, रिलीजन को प्रे करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, उसके लिए भी याद रखना। इसीलिए इसका नाम गुरु शिखर भी रखा हुआ है। तो ये हमने अरावली रेंज के बारे में जाना। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। भाई डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ हुआ है, कौन कौन सी रिवर है जो इधर से निकलती है, लूनी, बनास, क्या करता है, क्या ये वेस्टर्न इंडिया का वाटर डिवाइडर है या क्लाइमेट चेंज को डिवाइड करता है, इसके वेस्ट में क्या थार डेजर्ट पाया जाता है या प्लेन एरिया पाया जाता है, और यहाँ पर कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, कॉपर, माइका, लेड, सैंडस्टोन। बस इतना याद रखना, ऑयल यहाँ पे नहीं मिलता, और उसका रीजन यहाँ पर ऐसी सेडिमेंट्री रॉक का डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो विंध्यन की तरह हो। यहाँ पे फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल अगर नहीं होंगे तो कोई भी रॉक में हमें ऑयल या कोल या गैस ये डेवलप होती नहीं दिख रही। तो ये हमारा सबसे पहला अरावली रेंज। उसके बाद दूसरा मेवाड़। मेवाड़ प्लेटू अरावली रेंज के जस्ट नीचे की तरफ, इधर वाली साइड, तो ये वाला पार्ट है, ये मेवाड़ होता है, मेवाड़ प्लेटू। तो ये एक तरीके से बॉर्डर भी क्रिएट करता है
दोनों के बीच, किस किस के बीच, एक तरफ मालवा प्लेटू जो एमपी में हमें दिखाई देगा, दूसरी तरफ अरावली रेंज जो राजस्थान में दिखाई देती है। उन दोनों के बीच एक जंक्शन की तरह या बॉर्डर की तरह काम करता है मेवाड़ प्लेटू। और बनास रिवर जो इधर से निकलती है वो इधर से होते हुए, मेवाड़ प्लेटू से होते हुए चंबल से मिलती है। बनास रिवर जो ओरिजिन तो अरावली होता है, लेकिन मेवाड़ के जो प्लेटू है वहीं से होते हुए चंबल रिवर से मिलती है। इतना ही बस मेवाड़ के प्लेटू में जानना होता है कि वो छोटा प्लेटू है। अगला जो होता है मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू हमें दिखाई देता है थर्ड नंबर पे जो है, ये दिखेगा एमपी में। मालवा मालवा प्लेटू एमपी के बॉर्डर पे हमें दिखाई देता है, मध्य प्रदेश। और इसकी खास बात, ये बसाल्ट रॉक से बना है। और हमने देखा था जब इग्नियस रॉक हम लोग पढ़ रहे थे, तो बसाल्ट रॉक से जब भी कोई भी चीज बनेगी तो इसका मतलब उसके जो सेडिमेंट है वो पास पास है। और सेडिमेंट अगर पास पास हो जाएंगे तो वहां पर जो रॉक बनती है, बसाल्ट रॉक, इस रॉक में पार्टिकल पास पास होने की वजह से ब्लैक सॉइल का डेवलपमेंट होता है। और इस ब्लैक सॉइल की वजह से इस एरिया में कॉटन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काफी ज्यादा डेवलपमेंट। तो मालवा का प्लेटू एमपी में फेमस है कॉटन की क्रॉप के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल मिलती है। और इसी को थोड़ा सा हिस्सा इसका राजस्थान में भी पड़ता है, दोनों के बॉर्डर पे है। तो इसे राजस्थान में हडौती, प्लेटू ऑफ हडौती, हडौती के नाम से जाना जाता है मालवा को। और चंबल रिवर जो निकलती है, काफी ज्यादा फेमस थी चंबल डाकुओं के लिए, उसका संबंध भी इसी से है। तो चंबल रिवर वो मालवा प्लेटू से निकलती है। और चंबल रिवर के आसपास ही क्यों डाकू लोग रहा करते थे? चंबल रिवर की एक खास बात है, डायरेक्शन बहुत ज्यादा चेंज करती है, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से। इस वजह से जो वहां की लैंड होती है वो कई पार्टों में डिवाइड हो जाती है। और जब लैंड कई पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, सॉइल इरोजन ज्यादा होगा, तो वहां पर कोई भी व्हीकल चलाना या एग्रीकल्चर करना आसान काम नहीं, क्योंकि लैंड अपने आप ही फट गई, जिसे वहां पर बीहर लैंड के नाम से जाना जाता है। लोकल में लोग कहते हैं बीहर लैंड है, बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। इस वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर करना या किसी भी चीज के लिए जाना बहुत मुश्किल होता है। और ये इंडिया के सॉइल इरोजन, यहाँ पे सबसे ज्यादा सॉइल का इरोजन होता है उन पार्टों में से एक है चंबल रिवर वाला पार्ट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिया का सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन का मतलब आपने सुना ही होगा कि जब मिट्टी कटने लग जाती है, उसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। और इस चीज का फायदा वो डाकू लोग उठाते थे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल यहाँ से नहीं जा सकता था। इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च नहीं करती थी कि भाई हेलीकॉप्टर लेके आ जाए। तो जो पुलिस वाले थे उनको भी पैदल जाना पड़ता है, डाकू लोगों को भी पैदल जाना पड़ रहा है, साथ में वो अपने साथ कुछ घोड़े और बहुत सारी चीजें रखते थे। तो इससे वो उसका फायदा उठाते थे। तो इसलिए उन्होंने इस लैंड को चूज किया, क्योंकि उनका यहाँ से बचना थोड़ा आसान था। और इसे ही हम कहते हैं बीहर लैंड। तो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि इंडिया में बीहर लैंड कहाँ बनता है, तो मालवा प्लेटू में चंबल रिवर का जो एरिया है वहां पर बनता है। और इसमें याद रखना कि हमने क्रोकोडाइल भी देखा था, गढ़वाल, घड़ियाल, घड़ियाल
क्रोकोडाइल। ये इंडिया में कहाँ मिलता है? चंबल रिवर में, सबसे ज्यादा चंबल रिवर में मिलेगा। और आगे जाके चंबल रिवर यमुना रिवर से मिल जाती है। यमुना रिवर हमें पता है कि वो किसकी ट्रिब्यूटरी? गंगा। तो नॉर्दर्न प्लेन को बनाने में चंबल रिवर का इंपोर्टेंट रोल है और यमुना रिवर की एक इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी भी है। तो ये हमारा प्लेटू ऑफ मालवा, ये दोनों मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे हमने प्लेटू ऑफ मेवाड़ और प्लेटू ऑफ मालवा ये दोनों देखे। तो आप अरावली रेंज के जस्ट नीचे आओगे तो ये वाला जो पार्ट है ये प्लेटू ऑफ मेवाड़, और उसके बाद इधर एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पर जिसका ज्यादातर पार्ट एमपी में पड़ता है, ये है मालवा। और यहाँ पर रॉक कौन सी है? बसाल्ट। इस वजह से इस एरिया में ब्लैक सॉइल मिलती है और कॉटन की क्रॉप की जाती है और एमपी के लिए काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड की तरह काम करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे, चंबल रिवर जो सॉइल इरोजन अपनी डायरेक्शन बहुत ज्यादा चेंज करती है, इसलिए सॉइल का इरोजन करता है। और यहाँ पर जो डिवाइडेड लैंड है उसे कहते हैं बीहर लैंड। जिस बीहर लैंड के आसपास बहुत सारे डाकू लोग पहले रहा करते थे और इसका रीजन ये था कि लैंड डिवाइडेड थी, तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिलता था और वाटर मिल जाता था चंबल रिवर से, तो उन्हें वाटर की प्रॉब्लम भी नहीं होती थी जो नेचुरल रिसोर्स होने चाहिए, इसलिए वो आराम से यहाँ पे रह पाते। अगला जो हमारा पार्ट है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में बहुत सारे रूलरों ने राज किया। बुंदेलखंड फेमस है खजुराहो टेम्पल, आपने सुना होगा। बुंदेलखंड रूलरों ने खजुराहो टेम्पल बनाया था। और इस बुंदेलखंड के आसपास हमने झांसी, एक काफी फेमस झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, उनका भी एक गढ़ बुंदेलखंड के आसपास जोन है। तो बुंदेलखंड वाला जो जोन है, प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड, ये दो स्टेटों में पड़ता है, एक तरफ एमपी, दूसरी तरफ यूपी, इन दोनों एरिया में पड़ता है। और इस बुंदेलखंड जोन की खास बात, ये जो डेवलप हुआ है वो ग्रेनाइट रॉक से हुआ है। इग्नियस रॉक की एक और टाइप जिसे हम कहते हैं ग्रेनाइट, उस ग्रेनाइट से ही बुंदेलखंड डेवलप हुआ है। और ग्रेनाइट रॉक में हमने देखा था कौन सी सॉइल मिलती है? रेड और येलो सॉइल, ये सॉइल इस एरिया में मिलती है। और बुंदेलखंड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा है, यहाँ पानी अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये इंडिया का सबसे गरीब डिस्ट्रिक्टों में से एक है, सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, क्योंकि वाटर अवेलेबल है नहीं। इस वजह से इरिगेशन नहीं होता, और इरिगेशन नहीं होता तो एग्रीकल्चर फेल है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले जाते हैं। और बुंदेलखंड वाला जोन इंडिया के लीस्ट डेवलप्ड स्टेटों में से कहा जाता है कि भाई ये सबसे लीस्ट डेवलप है। और यहाँ पर वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए एमपी और यूपी दोनों की गवर्नमेंट साथ में आई, और इन दोनों गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि यहाँ पर दो रिवरों को साथ में जोड़ दिया जाए। एक रिवर है बेतवा जो बुंदेलखंड से जाती है, बेतवा। दूसरी रिवर है केन। इन दोनों रिवर को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम कहते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। और ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। यूपी और एमपी की जो गवर्नमेंट है वो दोनों इसके लिए साथ में आई है कि जिस रिवर में ज्यादा एक्स्ट्रा पानी होगा उस रिवर के पानी को इस बुंदेलखंड वाले जोन में जो ड्रॉट प्रोन है वहां पे डाइवर्ट किया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि इस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाएगी, और इरिगेशन फैसिलिटी मिलेंगी तो लोग एग्रीकल्चर कम से कम कर पाएंगे, अपने फूड के लिए सारी चीजें पूरी कर पाएंगे, ये लोगों को फायदा होगा।
इसलिए बुंदेलखंड वाले जोन को गवर्नमेंट डेवलप करना चाह रही है। और धीरे धीरे अगर यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हुई तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। साथ में ही गवर्नमेंट जो डिफेंस कॉरिडोर बना रही है, हमारे देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। एक डिफेंस कॉरिडोर साउथ इंडिया में तमिलनाडु में है, दूसरा डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में है, यूपी। और इस डिफेंस कॉरिडोर का एक एरिया हम लोग बुंदेलखंड वाले जोन में ले जा रहे हैं, जिससे वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप तब होगी जब उसके पास वाटर अवेलेबल होगा। वाटर अवेलेबल है नहीं, इसलिए कोई इंडस्ट्री भी नहीं आती। तो इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाए, और जब यहाँ पर डिफेंस के इक्विपमेंट बनेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और जो ये लीस्ट डेवलप डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, वो थोड़ा सा धीरे धीरे ट्रैक पे आएगा और यहाँ पर डेवलपमेंट हो और लोगों का माइग्रेशन काफी कम हो जाए। लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से ये इंडिया का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टों में से एक है। तो इसके लिए नीति आयोग बहुत सारी कोशिश करती है कि भाई इस एरिया को डेवलप किया जाए, कि यहाँ के लोगों को कम से कम माइग्रेट करने की कोशिश ना करें, खासकर फूड के लिए। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी करता है तो अच्छी बात है, इन फूड के लिए माइग्रेट करना वो अच्छी चीज नहीं होगी। इसलिए गवर्नमेंट इसका डेवलपमेंट करना चाहती है। और साथ में इसको मानसून से भी बहुत कम रेनफॉल प्रोवाइड होती है, क्योंकि मानसून वाली जो विंड होती है वो इस वाले एरिया में थोड़ा सा शैडो जोन बनाती है। इसलिए बुंदेलखंड को मानसून के टाइम भी रेनफॉल कम मिल पाता है। तो आप लोग एमपी वाले उसमें आएंगे तो वहां पर आपको बुंदेलखंड वाला जोन दिखेगा, और वहीं पे आपको 2 रिवर केन और बेतवा, ये दोनों रिवर दिखेंगी। इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि केन और बेतवा लिंक प्रोजेक्ट किन 2 स्टेटों के बीच है। ये वाला जो एरिया है ये बुंदेलखंड वाला एरिया है, इधर वाली बेतवा, इधर वाली केन। अब इन दोनों को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर जो वाटर सरप्लस होता है वो बेतवा रिवर में होता है, तो बेतवा को केन से जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पर डैम बनाया या लिंक किया तो कहीं ऐसा ना हो पन्ना टाइगर रिजर्व ये डूब जाए। आप लोगों ने एक मूवी सुनी होगी पुरानी, हीरा पन्ना। पन्ना में एक माइनिंग भी है जहां पर इंडिया का गोल्ड भी मिलता है। पहले बोला जाता था कि यहाँ पे डायमंड भी मिलता था। तो पन्ना माइनिंग डायमंड के लिए, और साथ में अभी रहता है पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए, कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की वजह से इस नेशनल टाइगर रिजर्व का बहुत सारा एरिया सबमर्ज हो जाएगा, और जिससे टाइगर की पॉपुलेशन और साथ में नेचुरल वेजिटेशन को खतरा हो सकता है। एक तरफ लोगों को इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगी, दूसरी तरफ पन्ना टाइगर रिजर्व को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम पन्ना टाइगर रिजर्व को खतरा हो, और जितनी जल्दी हो सके यहाँ के जो एनिमल है उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके, कि उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने देखा बुंदेलखंड वाला पार्ट। अगला जो हमारा है विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज एक तरफ नीचे वाले पार्ट जो डेक्कन वाला है, दूसरी तरफ नॉर्दर्न इंडिया वाले पार्ट, इन दोनों के बीच एक तरीके से बॉर्डर बनाता है। कह सकते हैं नॉर्दर्न माउंटेन और पेनिनसुलर इंडिया के बीच जो बॉर्डर बनाता है उसे ही हम कहते हैं विंध्यन माउंटेन। तो विंध्यन माउंटेन की खास बात वाटर डिवाइडर है नॉर्दर्न इंडिया एंड पेनिनसुलर इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में जहां गंगा,
और यमुना रिवर, और उसके साथ उसकी बहुत सारी फेमस ट्रिब्यूटरी आती हैं। वहीं पेनिनसुलर इंडिया में कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, तापी, ये सारी रिवर आती हैं। इन दोनों के बीच बॉर्डर जो क्रिएट करता है उस माउंटेन का नाम है विंध्य। और इसका जो डेवलपमेंट हुआ है विंध्यन का, ये वेस्ट में गुजरात का जो पार्ट है वहां से, और गुजरात में इसकी हिल को एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं जोबाथ हिल। इस एरिया से डेवलप होता है। और ईस्ट में बिहार में एक हिल है जिसका नाम है कैमूर हिल। बिहार की कैमूर हिल तक इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो ये हमारा विंध्य रेंज जो वेस्ट में गुजरात के जोबोथ हिल से ईस्ट में बिहार के कैमूर हिल तक पूरा डेवलप है, इसलिए बॉर्डर क्रिएट करता है नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया और पेनिनसुलर के बीच। और इसके जस्ट नीचे से एक रिवर जाती है जो काफी ज्यादा फेमस है, और वो रिवर एक वैली भी बनाती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। और इस नर्मदा रिवर के डेल्टा के पास ही गुजरात में हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया कि उन्होंने इंडिया का इंटीग्रेशन किया। इतनी सारी जो थोड़े थोड़े प्रिंसली स्टेट थे उन सबको साथ में लेके आए, वो भी नर्मदा रिवर के पास में। और इसकी एक और खास बात, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। हमने एक बार पढ़ा था कि ब्लॉक माउंटेन होते हैं। इंडिया में ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल विंध्यन रेंज। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज अ ब्लॉक माउंटेन। दो तीन एग्जांपल देंगे, अरावली रेंज, विंध्यन रेंज, ऊपर से हिमालय, ग्रेट हिमालय। याद रखना उनमें विंध्यन रेंज हमारे यहाँ ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं? जब ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं, तो इन तीन स्ट्रक्चर में से ये दो वाले स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं ए बी सी, साइड वाले स्ट्रक्चर हैं वो फिजिकल या केमिकल चेंज की वजह से नीचे की तरफ खिसक जाए, इसे तक आ गए। तो ये वाला जो पार्ट है ये ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। जो सेंटर में उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, जो साइड में थे वो नीचे की तरफ प्लेट चलेगी, इसलिए बीच वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, उसी को हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। और यहाँ पर रेड सैंडस्टोन काफी ज्यादा मिलता है। रेड सैंडस्टोन, उसका रीजन यहाँ पर विंध्यन, कुडप्पा, और हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल भी यहाँ पे मिलते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है, इस वजह से ये काफी ज्यादा फेमस है। और एक फेमस रिवर नर्मदा भी इस वाले एरिया में पड़ती है, इसलिए भी विंध्यन वाला जो पार्ट है वो फेमस रहता है। तो विंध्यन रिवर, पहले बोला जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड तक जो आर्य लोग आए वो सिर्फ विंध्यन रेंज तक को जानते थे, उसके बाद जाते नहीं थे। उन्हें लगता था इसके बाद ओशियन शुरू हो जाता है, इसलिए उन्होंने कभी विंध्यन रेंज को क्रॉस करने की कोशिश नहीं। जब भक्ति मूवमेंट होता है तो उस टाइम इंटीग्रेशन होता है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का, और उस टाइम हमें पता चलता है कि भाई उस वाली साइड क्या है, नीलगिरी माउंटेन क्या है, साउथ इंडिया में कैसे लोग रहते हैं, वो सारी चीजें हमें पता चलती। तो ये आप मैप देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा ये वाला पार्ट, ये विंध्यन रेंज है। इधर गुजरात से लेकर इधर वाले पार्ट में बिहार के कैमूर हिल, ये वाला पार्ट दिखेगा बिहार का कैमूर रेंज, यहाँ तक डेवलप इसका हुआ है।
और इसलिए इसको कहा जाता है ये वाला पार्ट पेनिनसुला वाला है, इधर वाला पार्ट नॉर्दर्न इंडिया वाला, नॉर्दर्न प्लेन या हिमालयन वाला। तो इसके नीचे से नर्मदा रिवर जो एक रिफ्ट वैली बनाती है। रिफ्ट वैली कैसे बनती है? जब बीच वाला पार्ट थोड़ा नीचे, जो हमने पार्ट देख रहे थे अभी देख रहे थे बीच वाला पार्ट ऊपर, लेकिन अगर बीच वाला पार्ट नीचे की तरफ आ जाए और साइड वाले पार्ट उसी लेवल पर रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, तो उस टाइम रिफ्ट वैली बनती है। तो ऐसे ही हमारे विंध्यन रेंज में दिखाई देता है। और यहाँ पर कोडप्पा, धारवाड़ और विंध्यन ये रॉक स्ट्रक्चर होने की वजह से बहुत सारे मिनरल्स भी मिलाई दिखाई देते हैं। जैसे सबसे ज्यादा फेमस है रेड सैंडस्टोन, साथ में इधर माइका भी मिल जाएगा, साथ में कॉपर ये भी यहाँ देखने को मिलता है। कई बार बोला जाता है इसके नीचे के वाले पार्ट में आयरन भी है। ये सारी चीजें हमें विंध्यन रेंज में दिखाई देती हैं। तो ये हमारे सेंट्रल हाईलैंड इस पार्ट के जो माउंटेन थे या प्लेटू थे वो हमने देखे कि भाई सेंट्रल हाईलैंड में इंडिया में क्या क्या पाया जाता है। अगला हम उससे आगे की तरफ जो हमने ईस्टर्न वाला पार्ट देखा था, ईस्टर्न प्लेटू, उनको देखेंगे। और ईस्टर्न प्लेटू में सबसे पहला जो आता है वो है छोटा नागपुर प्लेटू, जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो अगला पार्ट हम देखेंगे ईस्टर्न प्लेटू, और ईस्टर्न प्लेटू में छोटा नागपुर प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड के बाद इंडिया के ईस्टर्न प्लेटू की बारी आती है। ईस्टर्न प्लेटू काफी ज्यादा फेमस है कोल के लिए। इंडिया में अभी भी 60% से ज्यादा कोल इस ईस्टर्न प्लेटू से ही आता है। ईस्टर्न प्लेटू इंडिया के लिए एक तरीके से लाइफलाइन है। और इस ईस्टर्न प्लेटू पर ही ब्रिटेन वालों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई सबसे पहले कंट्रोल किया। उसका रीजन था उन्हें रिसोर्स चाहिए था, कोल चाहिए था, आयरन चाहिए था। वो सारी चीजें ईस्टर्न प्लेटू में मिलती हैं। और ईस्टर्न प्लेटू में हमें तीन चीजें देखनी है। पहला हम देखेंगे छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर, ये सबसे ज्यादा फेमस है। अगला हमें छत्तीसगढ़ बेसिन, जहां महानदी दिखेगी। उसके बाद प्लेटू ऑफ दंडकारण्य, जहां पर बहुत ज्यादा नक्सली लोग, नक्सली मूवमेंट के बारे में सुना होगा, जो थोड़ा वायलेंट मूवमेंट है, जो फ्रीडम की बात करते हैं, अपने फॉरेस्ट की बात करते हैं, उनके बारे में। तो ऐसे हमें ईस्टर्न प्लेटू दिखाई देता है। सबसे पहला जो एरिया है वो है छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर प्लेटू इंडिया के रिसोर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला एरिया वेस्ट बंगाल, बिहार, साथ में झारखंड, उसके साथ साथ उड़ीसा, ये इंडिया के जो कुछ स्टेट है इस वाले पूरे एरिया में हमें छोटा नागपुर प्लेटू दिखाई देता है। और छोटा नागपुर प्लेटू को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें तीन मेन रेंज हमें दिखाई देती है। इसके साउथ में जो दिखाई देता है, साउथ वाले पार्ट में हमें दिखेगा प्लेटू ऑफ रांची, प्लेटू ऑफ रांची। और रांची जो झारखंड की कैपिटल है वहीं पे दिखेगा। नॉर्थ में हमें हजारीबाग, प्लेटू, प्लेटू ऑफ हजारीबाग, ये नॉर्थ में दिखाई देता है। साउथ में रांची प्लेटू, नॉर्थ में हजारीबाग प्लेटू, और नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में हमें राजमहल माउंटेन, ये नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में
राजमहल। इन तीन से छोटा नागपुर प्लेटू डेवलप होता है। तो नॉर्थ में हजारीबाग, साउथ में रांची और नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल, ये तीनों पीक मिलके छोटा नागपुर प्लेटू का डेवलपमेंट करते हैं। रांची का जो प्लेटू है, यहां से एक इंपोर्टेंट रिवर निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा जो झारखंड की एक इंपोर्टेंट रिवर है। और इस स्वर्ण रेखा रिवर के आसपास वाले जोन में काफी ज्यादा हमें कोल मिलता है, और उस कोल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहले के टाइम में इस रिवर का यूज किया जाता था। और इस रिवर के पास ही हमें एक वाटरफॉल भी दिखता है। स्वर्ण रेखा रिवर के पास एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल आपने देखा होगा, झरना जिसे हम कहते हैं, उसका नाम है हुंडरू। हुंडरू हुंडरू वाटरफॉल जो रांची में ही पड़ता है, स्वर्ण रेखा रिवर। इसका मतलब जो रांची कैपिटल है वो भी स्वर्ण रेखा रिवर के आसपास है, और इसमें वाटरफॉल हुंडरू दिखाई देता है। कई बार आपसे मैच कराने के लिए पूछा जाएगा कि भाई बताइए, स्वर्ण रेखा रिवर के आसपास जो वाटरफॉल मिलता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हुंडरू। तो ये एक फेमस वाटरफॉल है। और यहाँ पर एक लैंड भी पाई जाती है छत्तीसगढ़ के, इस लैंड को कहते हैं पट लैंड। थोड़ा सा सपाट वाला एरिया है, इसलिए इसको पटलैंड के नाम से जाता है, या पैटलैंड। और इसके नीचे से, छोटा नागपुर के नीचे से महानदी जहां से निकलती है उसी को हम कहते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन। और उसके नीचे दंडकारण्य। ऐसे इस पूरे एरिया का डेवलपमेंट होता है। और इसे एक तरफ हमने देखा था बुंदेलखंड, जो हमें सेंटर हाईलैंड में दिखता है। साथ में ही एक और बुंदेलखंड से आगे भागेलखंड, और भागेलखंड बुंदेलखंड से अलग करता है छोटा नागपुर पठार को। तो भागेलखंड छोटा नागपुर प्लेटू को इससे अलग करता है। और दामोदर रिवर जो काफी ज्यादा फेमस है, वो भी इस छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। हजारीबाग प्लेटू छोटा नागपुर का दामोदर रिवर। दामोदर रिवर भी कोल के लिए काफी ज्यादा फेमस है। एक हमने देखा स्वर्ण रेखा जो रांची के प्लेटू से, दूसरा दामोदर रिवर। और ये रिवर एक तरीके से डिवाइडर की तरह काम करती है, किसके? हजारीबाग प्लेटू और रांची के प्लेटू के बीच। दामोदर रिवर एक नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है हजारीबाग प्लेटू और रांची के प्लेटू के बीच। और ये छोटा नागपुर प्लेटू की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है, दामोदर रिवर। और फिर आगे जाके दामोदर रिवर वेस्ट बंगाल में एक फेमस रिवर है जिसका नाम है हुगली, जिस पर हमारा कोलकाता पोर्ट भी स्टेब्लिश है। वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता पोर्ट है वो हुगली रिवर पे ही बना हुआ है। वो हुगली रिवर से जाके दामोदर रिवर मिल जाती है, जो छोटा नागपुर पर है। और इस नदी के बेसिस को इंडिया का रूल वाला एरिया भी बोला जाता है। जर्मनी में एक रिवर है, उसके बेस पे ही वहां पर रूरल एरिया बनता है।
या राइन भी बोला जाता है कई बार, उस एरिया के नाम पर ही बोला जाता है कि इंडिया का रिवर कौन सा है, दामोदर, जहां पर बहुत सारा कोल मिलता है। और हजारीबाग की जो पीक है सबसे ज्यादा बड़ी पारसनाथ, पारसनाथ हजारीबाग प्लेटो की सबसे हाईएस्ट पीक है। और जैसे छोटा नाग प्लेटो की भी सबसे हाईएस्ट पीक होता है। और वेस्ट बंगाल में जहां पर राजमहल हिल है, वहां पर भी एक मिलता है जिसे कहते हैं डालमा हिल। ये भी छोटा नागपुर प्लेटू की एक हिल है। और डालमा हिल के बारे में बोला जाता है ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बना। और इंडियन पेनिनसुला में एकमात्र ओनली वॉल्केनिक एक्टिविटी का जो एग्जांपल दिखता है वो डालमा हिल में दिखता है, जो राजमहल हिल का पार्ट है। और यहाँ पर आर्कियन स्ट्रक्चर जो हम देख रहे थे कि सबसे एंशिएंट इंडिया की रॉक, वो भी मिलती है। साथ में यहाँ पे धारवाड़ जो एक सेडिमेंट्री रॉक है वो भी मिलती है। साथ में यहाँ पे कुड़प्पा, और एक और फेमस रॉक जो इंडिया में सबसे ज्यादा मिलती है, गोंडवाना। इंडिया जब हमने पढ़ा था वैगनर के अनुसार, तो उसने बताया था कि हम गोंडवाना स्ट्रक्चर का पार्ट थे, गोंडवाना लैंड का पार्ट थे। और सबसे ज्यादा गोंडवाना का जो स्ट्रक्चर है वो इधर ही मिला है। इसलिए यहाँ पे मिनरल्स और नॉन मिनरल्स, आयरन और नॉन आयरन दोनों तरह के मटेरियल के लिए काफी ज्यादा फेमस है छोटा नागपुर प्लेटू। और इंडिया का सबसे ज्यादा कोल इसी एरिया में मिलता है। और इस कोल के या रिसोर्स को लेकर ही झारखंड बिहार से अलग हुआ। उसका कहना था कि गवर्नमेंट ने हमें सही से रिसोर्स नहीं दिए, सारा रिसोर्स हमारा है लेकिन गवर्नमेंट निकाल के ले जाती है बिहार की, और सारा पैसा दिल्ली पहुंच जाता है, हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए झारखंड 2002 में अलग हो गया बिहार से अपने रिसोर्स को लेकर। और साथ में यहाँ पे आयरन भी मिलता है, आयरन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और इंडिया के इंडस्ट्रियल जोन में से यहाँ पे जमशेदपुर टाटा के द्वारा बनाया गया है, एक फेमस शहर है जो इंडस्ट्रियल आयरन ओर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। स्टील के बहुत सारे प्लांट यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इंडिया का एक तरीके से आप कह सकते हो आयरन कैपिटल छोटा नागपुर वाला जोन है। और यहाँ पे इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट है उनका भी, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे रिसोर्स होने के बावजूद ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड पार्ट है इंडिया का। उसका रीजन लोगों को रिसोर्स नहीं मिले, जो भी रिसोर्स थे या तो इंडस्ट्री वाले ले गए या गवर्नमेंट को मिल गए, और साथ में करप्शन भी बहुत ज्यादा हुआ। इस वजह से लोगों को रिसोर्स नहीं मिल पाए, ये प्रॉब्लम यहाँ पे हुई। और ये इसका मेन कंसर्न होता है। तो ये आज की क्लास थी, कल हम आगे की तरफ देखेंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ पूछना है सृष्टि जी और नेहा जी, कोई डाउट है? बोलिए सृष्टि जी, कुछ बोल रहे हो? नो सर। चलिए मैप बना लेना आप भी और इसके रिसोर्स देख लेना। नेहा जी आपको वॉइस आ रही है? यस सर।